नमस्कार, मैं पिंकी राठी आपके अपने YouTube चैनल आनंद हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ? तो जो इसका सही उत्तर है वो रहेगा हमारा नाट्य शास्त्र। ये जो रचना है ये की है भरत मुनि ने इसकी रचना की है और ये द्वितीय शताब्दी में थे। और जो बलदेव उपाध्याय हैं इन्होंने जो भरत मुनि का समय है वो माना है द्वितीय शताब्दी माना है। और भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र की रचना की है इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। पंचम वेद भी कहा है भरत नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने कहा है पंचम वेद। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, यह पंक्ति किस आचार्य की है? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा हमारा जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी उक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा हमारा विश्वनाथ की ये उक्ति है। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो काव्यशास्त्र का जो प्रथम आचार्य है वो अभी हमने बात की थी, किसे माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। और जो इनकी रचना है उसका क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। और इसका जो शताब्दी है वो कौन सी रहेगी? दूसरी शताब्दी। अगला प्रश्न है, कीर्ति भणिति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कह हित होई, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा हमारा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हमारे भाम्य। अगला प्रश्न है, धवन्यालोक की रचना किसने की? जो धवन्यालोक है उसकी जो रचना की है वो की है आनंद वर्धन ने। अगला प्रश्न है, आचार्य आनंद वर्धन ने इनमें से किसे काव्यात्मा स्वीकार किया है? तो जो आनंद वर्धन जी हैं उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, विभानुभाव संचारी संयोगद्रश निष्पत्ति रस स्वरूप निर्धारण का यह सूत्र किस आचार्य का है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा भरत मुनि। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन किस आचार्य ने किया? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा भट्ट नायक। इन्होंने साधारणीकरण के सिद्धांत का जो प्रवर्तन और उद्बोधन किया था। अगला प्रश्न है, भावयत्री प्रतिभा का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा सहृदय। जो भाव हैं वो किससे आते हैं? हमारे हृदय से आते हैं। अगला प्रश्न है, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा स्थायी भाव। जो स्थायी भाव कुल हमारे 9 हैं और जो भरत मुनि ने स्थायी भाव की संख्या मानी है वो 8 मानी है। उसमें कौन कौन से आएंगे? रति, हास, शोक, क्रोध, भय, उत्साह, उसके बाद आएगा उत्साह, फिर आएगा हमारा जुगुप्सा, फिर आएगा विस्मय। ये हमारे 8 स्थायी भाव हैं जो भरत मुनि ने माने। और एक जो 9वां स्वीकार किया गया है उसका क्या नाम है? शांत। अगला प्रश्न है, रस या अनुभूति की स्थिति के स्त्राजक भाव के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? तो इसके 4 भेद स्वीकार किए गए हैं। कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा नव नवोमेश शालिनी प्रतिभा मता यह पंक्ति किस आचार्य की है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा भट्ट तोत।
अगला प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित था? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा शंकुक। चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है शंकुक। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु माना? तो अनुकरण को काव्य हेतु किसने माना है? अरस्तु ने माना है। अगला प्रश्न है, गिरा अर्थ जल बिची सम कहियत भिन्न न भिन्न किस कवि की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा हमारा तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है, भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा संचारी भाव की। अगला प्रश्न है, आचार्य रुद्रट ने किस रीति का आविष्कार किया? तो आचार्य रुद्रट जो हुए हैं उन्होंने कौन सी रीति का आविष्कार किया है? उन्होंने किया है लाटी रीति का आविष्कार। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की? तो काव्य निर्णय ग्रंथ की जो रचना की है वो की है हमारे भिखारी दास ने। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा रस संप्रदाय। सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है रस संप्रदाय को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रस संप्रदाय का व्याख्याकार नहीं है? हमें नहीं बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा क्षेमेंद्र जी। बाकी अभिनव गुप्त जी हैं, शंकुक जी हैं और भट्ट नायक जी हैं, ये जो रस संप्रदाय हैं इनके व्याख्याकार हुए हैं। अगला प्रश्न है, रस तरंगिणी और रस मंजरी ग्रंथों के प्रणेता कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा भानुदत्त मिश्र। अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है? तो आचार्य जो क्षेमेंद्र हुए हैं उन्होंने औचित्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आचार्य विश्वनाथ की है? तो आचार्य विश्वनाथ की जो रचना है उसका नाम है साहित्य दर्पण। इसे ट्रिक से याद कर सकते हो, विश्व साहित्य, विश्वनाथ साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांत आत्मवादी है? तो जो आत्मवादी सिद्धांत है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रस सिद्धांत, क्योंकि जो रस की उत्पत्ति होती है वो हमारे भावों से होती है, अंदर आत्मा से होती है। ये है क्या है? आत्मवादी सिद्धांत। ये ट्रिक होती है याद करने की, इस तरह इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो छंदमंजरी जो ग्रंथ के प्रणेता हुए हैं वो हुए हैं हमारे गंगादास जी। अगला प्रश्न है, किस कवि को चित्रकाव्य भी कहा गया है? किस काव्य को चित्रकाव्य कहा गया है? तो चित्रकाव्य, अधम काव्य जो है उसको चित्रकाव्य भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य मर्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य का कौन सा गुण नहीं गिनाया है? तो जो नहीं गिनाया है वो बताना है हमें, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा औचित्य। ये किसने अपनाया था? ये क्षेमेंद्र ने गिनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के काव्य हेतु की चर्चा की गई है? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा हमारा 3। जो काव्य हेतु हैं उसकी चर्चा की गई है। कौन कौन से है इसमें? एक हमारा जो प्रतिभा है वो आएगा, और दूसरा आएगा हमारा व्युत्पत्ति, और तीसरा आएगा अभ्यास। तो इन 3 काव्य हेतु की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर ग्रंथ का रचयिता इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर है वो होगा हमारा जगन्नाथ। इन्होंने रस गंगाधर ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या इनमें से किस आचार्य ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा भट्ट नायक ने। क्या किया है? सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की इन्होंने व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, भृत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भृत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वो है हमारी 8।
अगर पेपर में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछे तो 8 आएगी, और कुल रसों की संख्या पूछे तो हमारी क्या आएगी, 9 आएगी। अगला प्रश्न है, कवि समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण इनमें से किस आचार्य ने किया है? तो इसका सही उत्तर है वो होगा हमारा राजशेखर। अगला प्रश्न है, शब्दार्थों सहितो काव्यम इनमें से किसकी उक्ति है? तो ये है हमारी भाम्य की उक्ति, शब्दार्थों सहितो काव्यम। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा आंदोलन में कौन सा पाश्चात्य आलोचक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें नहीं है बताना है, तो इसमें क्या आएगा हमारा प्लेटो, जो पाश्चात्य आलोचक में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय ग्रंथ पेरी इप्सिस काव्य में उदांत तत्व का लेखक कौन है? तो जो इसके लेखक हैं वो है हमारे लॉन्जाइनस। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य इनमें से कौन है? तो वक्रोक्ति को जो काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य हैं उनका नाम है हमारा कुंतक। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा की रचना किसने की है? तो काव्य मीमांसा की रचना जो की है वो की है राजशेखर ने। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य विचारक क्रोचे का काव्य शास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अभिव्यंजनावाद। क्रोचे का जो सिद्धांत है काव्य शास्त्रीय उसका क्या नाम है? अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत जो ध्वनि शब्द है उसका जो प्रयोग हुआ है वो हुआ हमारा व्यंग्य के अर्थ में। अगला प्रश्न है, जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, जब तक उसमें रसादि बोधन की शक्ति पूर्णता नहीं जा सकती, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह जो कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में धीर, ललित, धीरोदात्त, धीर, प्रशांत आदि किसके प्रकार माने जाते हैं? तो ये जो प्रकार है ये माने जाते हैं नायक के। ये भी पेपर में काफ़ी बार आता है, नायक के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? 3 ऑप्शन में दे देगा, एक अलग देगा, तो आपको पता होना चाहिए धीर ललित, धीरोदात्त और धीर प्रशांत। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत से की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा वक्रोक्ति सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिभा के कितने भेद माने गए हैं? तो प्रतिभा के जो भेद माने गए हैं काव्य शास्त्र में वो कितने माने गए हैं? वो कुल 2 माने गए हैं। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के काल संबंधी रूप के पोषक कौन है? तो काल संबंधी रूप के पोषक पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा शार्त्र। अगला प्रश्न है, किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य को मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा हमारा I.A. रिचर्ड के अनुसार। तो ये थे हमारे भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये काफ़ी सहायता करेंगे आपके आने वाले पेपर में, और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे साथियों तक वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सभी को पुनः धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए।